नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। आज़ादी पर देख रहे हैं आप हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आज़ादी के 80 साल, एक ऐसा सफ़र जिसमें भारत ने सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं की बल्कि अपनी सैन्य ताकत और रक्षा तकनीक को भी लगातार आधुनिक बनाया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब भारतीय सेना के सामने चुनौतियां बड़ी थीं और संसाधन सीमित थे, लेकिन आज भारत के पास आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है, एडवांस रडार, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आधुनिक तोहफे, टैंक और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता है। भारत की सैन्य ताकत पर देखिए हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। 1947 से जब भारत आजाद हुआ तब सिर्फ देश का बंटवारा ही नहीं हुआ था बल्कि सेना भी दो हिस्सों में बंट गई थी। सीमित संसाधन थे, हथियारों की कमी और नई चुनौतियों के बीच भारत को अपनी सैन्य ताकत फिर से खड़ी करनी थी। अगले 18 वर्षों में भारतीय सेना ने खुद को संगठित किया, आधुनिक बनाया और दुनिया को अपनी क्षमता का एहसास कराया। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अगस्त 1947 आजादी के साथ ही भारत को एक नई सेना बनाने की चुनौती मिली। ब्रिटिश भारतीय सेना का विभाजन हुआ, हथियार बंटे, अधिकारी बंटे और सैन्य ढांचा भी पूरी तरह बदल गया। इसी बीच जब कश्मीर पर हमला हुआ और यह हमला पहला हमला था। 1947 और 48 के युद्ध में भारतीय सेना ने श्रीनगर एयरलिफ्ट जैसे साहसिक अभियान चलाए और दुश्मन की बढ़त एक जगह रोक दी। यहीं से भारतीय सेना के आत्मविश्वास की नई शुरुआत हुई। इसके बाद सरकार ने सेना के पुनर्गठन पर जोर दिया, नई रेजिमेंटों का विस्तार हुआ, सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत किया गया और देश के अलग अलग हिस्सों में नई छावनियां विकसित की गई। इस दौर में रक्षा उत्पादन की नींव भी रखी गई। सरकारी आयुध कारखानों का विस्तार हुआ, देश में हथियार और गोला बारूद के निर्माण की दिशा में काम तेजी के साथ आगे बढ़ा। लेकिन 1962 का भारत चीन युद्ध भी भारतीय रक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। युद्ध ने दिखाया कि आधुनिक हथियार, बेहतर खुफिया तंत्र और मजबूत सीमाई ढांचे की कितनी जरूरत है। इसके बाद सरकार ने रक्षा बजट भी बढ़ाने का फैसला किया। पहाड़ी युद्ध प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी गई। आजादी के बाद अब भारत को 80 साल होने वाले हैं। इस 80 साल के दौरान भारत की फौज ने क्या क्या प्रगति कर ली है, दुनिया देखकर हैरान है। जब देश आज़ाद हुआ था तब 1947 के अगस्त के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपनी आर्मी, अपने रज़ाकार और अपने मुजाहिदीन को भारत के कश्मीर में घुसा दिया था। ट्राइबल्स को अफगानिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से लाकर उन्होंने कश्मीर की तरफ कूच करवा दिया था, ये कह के कि कश्मीर में जाके लूट मार करो, लूट में तुम्हारे को जो भी मिलता है वो तुम्हारा ही होगा, यानी लूट का सारा हिस्सा तुम्हारा ही होगा। इन रज़ाकारों को, मुजाहिदीन को और जो ट्राइबल अटैकर्स थे, पाकिस्तान की आर्मी ने पूरा सपोर्ट दिया। लेकिन इंडियन आर्मी ने बेहतर रिस्पॉन्स देते हुए जम्मू से और दिल्ली से तुरंत डकोटा पर इंडियन आर्मी की एडवांस बटालियंस को श्रीनगर में लैंड कराया। अगर इंडियन आर्मी और कुछ घंटों की देरी से जम्मू में या श्रीनगर में पहुंचती तो आज शायद पूरा का पूरा कश्मीर का जो घाटी वाला एरिया है वो भी पाकिस्तान का ही होता। खैर, युद्ध विराम के बाद मामला यूनाइटेड नेशन में चला गया। आधा भारत का कश्मीर पाकिस्तान में चला गया। हम उसे POJK बोलते हैं। नई डिवीजनों का गठन किया गया और सेना के आधुनिकीकरण की रफ्तार तेज कर दी। इन सुधारों का असर जल्द ही जमीन पर देखने को मिला। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर मजबूती से मुकाबला किया
और साबित कर दिया कि 1962 के बाद भारत ने अपनी सैन्य क्षमता या शक्तियां जिनमें बड़ा सुधार लाया है, अब किसी भी दुश्मन को करारा जवाब भारतीय सेना दे सकती है। 1947 से 65 का ये दौर भारतीय सेना के पुनर्जन्म, संगठन, अनुभव और आधुनिकीकरण की मजबूत नींव का दौर माना जाता था। उसके बाद 1962 का युद्ध हुआ। भारत की फौज ने चीन की फौज का बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन चीन की जो फौज थी उनका इक्विपमेंट प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा था, अस्त्र शस्त्र गोला बारूद उनके पास ज़्यादा थे। तो हमारे बहादुर फौजियों ने, जवान, जेसीओ और यंग ऑफिसर ने जान की बाजी लगा दी। लेकिन हाँ, ठीक है, चीन कुछ हद तक भारत में घुसने में कामयाब हो गए, जो कि सीज फायर के बाद बातचीत के द्वारा वह वापस चले गए। आज भी चीन के पास अक्साई चीन में एक छोटा सा हिस्सा चीन के पास ही है। 1965 का जब जंग हुआ तो भारत की फौज तब तक अच्छी तैयारी कर चुकी थी। रूस ने हमें बेहतरीन टैंक्स, बेहतरीन फाइटर विमान, बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स दे दिए थे। इसलिए 1965 के जंग में भारत की आर्मी ने, नेवी ने और एयरफोर्स ने कमोबेश पाकिस्तान को युद्ध खत्म होते होते बैकफुट पर डाल दिया था। इस नींव पर आगे चलकर भारत ने 1971 की ऐतिहासिक विजय, परमाणु शक्ति और आधुनिक सैन्य ताकत की इमारत भी खड़ी करके दिखाई। 1947 से 1965 तक का सफर केवल एक सेना बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र की कहानी थी जिसने हर चुनौती से सीखकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को नई ताकत दी। यही दौर आज की आधुनिक भारतीय सेना की बुनियाद माना जाता है। एक दौर था जब भारत मिसाइल तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। तकनीक पाने के रास्ते बंद किए गए, प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। वैज्ञानिकों ने स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की नींव रखी और देखते ही देखते पृथ्वी से लेकर अग्नि, आकाश, नाग, ब्रह्मोस तक मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला तैयार कर दी गई। रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के मिसाइल कार्यक्रम की आधुनिक कहानी 1980 के दशक में निर्णायक मोड़ लेती है। 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था भारत को अलग अलग तरह की मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना। इस कार्यक्रम के प्रमुख चेहरे में से एक था वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का चेहरा। सबसे पहले सामने आई पृथ्वी मिसाइल। कम दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाने वाली पृथ्वी ने भारत को स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक की दिशा में महत्वपूर्ण क्षमता दी। भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी थी। इसका सफल परीक्षण 25 फरवरी 1988 को ओडिशा के श्रीहरिकोटा परीक्षण रेंज में किया गया था। लेकिन भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक मिसाइल प्रोग्राम बना अग्नि। 1989 में अग्नि का पहला परीक्षण हुआ। इसके बाद अग्नि परिवार लगातार विकसित होता चला गया। अग्नि 1 से अग्नि 5 तक भारत ने अलग अलग दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता विकसित की। अग्नि 5 ने भारत की लंबी दूरी की रणनीतिक क्षमता को एक नई ऊंचाई दे डाली। भारत के मिसाइल प्रोग्राम की एक और बड़ी उपलब्धि है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत और रूस के सहयोग से विकसित हुई ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जाने वाली अलग अलग संस्करणों में विकसित की गई। वर्तमान में इस घातक मिसाइल की क्षमता यानी कि रेंज बढ़ाकर लगभग 450 किलोमीटर
से 800 किलोमीटर तक करने पर विचार किया जा रहा है, जबकि मूल संस्करण की रेंज 290 से 300 किलोमीटर थी। आकाश सिर्फ हमला करने वाली मिसाइलें ही नहीं, भारत ने दुश्मन के विमान और दूसरे हवाई खतरों से बचाव के लिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी विकसित किया। आज का भारत का मिसाइल प्रोग्राम ऑफेंसिव प्लस डिफेंसिव दोनों क्षमताओं पर केंद्रित है। अगर आकाश की मारक क्षमता की बात करें, ये मिसाइल 30 से 45 किलोमीटर तक की दूरी और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। अगर आकाश की रफ्तार की बात करें तो ये लगभग मैक 2.5 से मैक 3.5 यानी कि ध्वनि की गति से 3.5 गुना तेज अपने लक्ष्य पर हमला कर सकती है। ये एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को अलग अलग दिशाओं में निशाना बनाने में सक्षम है। अब बात कुछ नई पीढ़ी की मिसाइलों की। भारत का मिसाइल प्रोग्राम अब सिर्फ पारंपरिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों तक सीमित नहीं है। निर्भया, प्रलय, अस्त्र, रुद्रम, हाइपरसोनिक तकनीक जैसे कार्यक्रम भारत की अगली पीढ़ी की मिसाइल और स्ट्राइक कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हवा से हवा में हमला करने वाली मिसाइल। भारतीय वायुसेना के लिए विकसित अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल ने भारत की स्वदेशी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को मजबूत किया है। ये भारतीय लड़ाकू विमानों को कई महत्वपूर्ण स्वदेशी मिसाइल प्रणाली से लैस करने की दिशा में लगातार काम जारी है। एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटी। दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस को निशाना बनाने के लिए भारत ने रुद्रम जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित की है। यानी युद्ध के मैदान में सिर्फ दुश्मन के टैंक या विमान ही नहीं, दुश्मन का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी अब भारत से बच नहीं पाएगा। भारत का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ हथियार बनाने की कहानी नहीं है, ये कहानी है टेक्नोलॉजी डिनाइल से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तक की। विदेशी तकनीक के लिए निर्भर भारत आज मिसाइल डिजाइन, प्रोपल्शंस, गाइडेंस, रडार, लॉन्च सिस्टम में अपना स्वदेशी क्षमता विकसित कर चुका है। ग्यारह और 13 मई 1998 ये वो तारीखें हैं जिन्होंने दुनिया की रणनीतिक ताकत का संतुलन बदल दिया। लेकिन इसकी नींव 18 मई 1974 को रखी गई थी, जब राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। 24 साल बाद पोखरण की उसी धरती पर 5 सफल परमाणु परीक्षणों के साथ भारत ने खुद को घोषित परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। आखिर 1974 और 1998 के परीक्षणों में क्या फर्क था? इनका भारत की सुरक्षा और दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रेगिस्तान की तपती रेत, जमीन के नीचे छिपी तैयारी और दुनिया से पूरी तरह गोपनीय रखा गया मिशन। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस ऑपरेशन का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण 1974, तारीख 18 मई 1974, स्थान पोखरण राजस्थान, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा, पहला सफल परमाणु परीक्षण। 1971 के युद्ध के बाद बदलते सुरक्षा माहौल, चीन के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय चुनौतियों को देखते हुए भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया। हालांकि भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया, लेकिन दुनिया ने इसे परमाणु शक्ति बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। दूर तक फैले हुए थार रेगिस्तान में जब आप जोधपुर से जैसलमेर की ओर चलते हैं तो करीब 2 घंटे का सफर तय करने के बाद आपको एक बड़ा बियाबान सा
कस्बा दिखाई देता है जिसको पोखरन कहा जाता है। अब पोखरन पहली नजर में कोई खास नहीं दिखता है, चारों तरफ फैली हुई रेतें, दूर दूर बसे हुए कुछ घर, एक छोटी सी मार्केट और बड़ा कुछ सामान्य सा लगता है। लेकिन यही पोखरन हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत को कई दशकों से दिखाता रहा है। मई 1974 में जब पहली बार स्माइलिंग बुद्धा नाम का ऑपरेशन हुआ, जिसमें भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति बनने की घोषणा करी पूरी दुनिया में, तो उसका गवाह यही पोखरन था। इसके बाद 1998 में 11 मई और 13 मई को जब परमाणु विस्फोट किए गए, तो यही वो जगह थी जहां पर एक बार फिर से ऑपरेशन शक्ति से भारत ने अपने शक्तिशाली होने का डिस्प्ले पूरी दुनिया में किया। इस वजह से पोखरन बहुत खास है। अब इन परमाणु विस्फोटों का मतलब सिर्फ भारत ताकतवर होगा यही नहीं है। दरअसल भारत ने दुनिया को यह भी दिखाया कि आप परमाणु शक्ति को किस तरह से एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे अपनी ताकत तो बढ़ा सकते हैं, आप अपने दुश्मन को डरा सकते हैं, लेकिन आप उसको गलत हाथों में नहीं पड़ने दे सकते हैं। तभी आप देखेंगे कि दुनिया जानती है कि भारत के पास परमाणु हथियार बिल्कुल सुरक्षित है और भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न देश है। भारत ने कभी नहीं कहा कि वो बेतहाशा अपने परमाणु बमों की संरचना को बढ़ाएगा। भारत ने निश्चित तौर पर अपनी न्यूक्लियर ट्रायड पूरी कर ली, यानी कि हम जमीन से, हवा से और समंदर से तीनों जगहों से न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक डिटरेंस के तौर पर करेंगे। भारत ने यह भी कह रखा है हम फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं करेंगे। यह कहना भारत की ताकत को दिखाता है और हमेशा से हमारी यही पॉलिसी रही है। और इसी वजह से परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद भी हम एक बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही बड़े लीडर की भूमिका में पूरी दुनिया में दिखाई देते हैं। 1974 के परिशिक्षण के बाद कई पश्चिमी देशों ने भारत का तकनीकी और परमाणु प्रतिबंध लगाया, लेकिन इन प्रतिबंधों ने भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लगभग 24 साल बाद पोखरन फिर तैयार था, लेकिन इस बार लक्ष्य सिर्फ क्षमता दिखाना नहीं बल्कि दुनिया को स्पष्ट संदेश देना था। ऑपरेशन शक्ति पोखरन सेकेंड 11 और 13 मई 1998 कुल 5 परमाणु परिशिक्षण। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत घोषित परमाणु शक्ति बना। 11 मई 1998 को 3 और 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परिशिक्षण किए गए। पूरे मिशन को अत्यंत गोपनीय रखा गया। अमेरिकी उपग्रहों की निगरानी से बचते हुए भारतीय वैज्ञानिकों और सेना ने इस अभियान को सफल बनाया। ऑपरेशन शक्ति की खास बातें: फिशन और थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस का परिशिक्षण, सेना, डीआरडीओ और बीएआरसी का संयुक्त अभियान, दुनिया को भारत की रणनीतिक क्षमता का संदेश। परिशिक्षण के बाद अमेरिका, जापान और कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन समय के साथ वैश्विक दृष्टिकोण बदला और भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। आगे चलकर भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते ने नई रणनीतिक साझेदारी का रास्ता खोला। भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज यानी NFU, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, परमाणु त्रिस्तरीय क्षमता, भूमि आधारित मिसाइल, वायु आधारित परमाणु क्षमता, पनडुब्बी आधारित परमाणु क्षमता। आज भारत के पास लंबी दूरी की अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें, परमाणु सक्षम लड़ाकू विमान और परमाणु पनडुब्बियां, यानी भारत अब पूर्ण न्यूक्लियर ट्रायड रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल है। उन्नीस 1965 का युद्ध जिसने भारत को अपनी सैन्य ताकत का भरोसा दिया, और फिर आया 1971 जब भारतीय सेना ने सिर्फ 13 दिन में ऐसा इतिहास रचा जिसे दुनिया आज भी आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानती है। कैसे 6 साल में भारतीय सेना पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई और कैसे मिली पाकिस्तान पर निर्णायक जीत, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
साल 1965 भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। पश्चिम मोर्चे पर भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया। असल उत्तर की लड़ाई में पाकिस्तान के आधुनिक पैटर्न टैंकों को भारतीय जवानों ने रोक दिया। हाजी पीर जैसे रणनीतिक क्षेत्र में भारतीय सेना ने साहस का परिचय दिया। हालांकि ये युद्ध विराम पर जाकर समाप्त हुआ, लेकिन इस संघर्ष ने एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया। भारतीय सेना अब केवल सीमाओं की रक्षा करने वाली ताकत नहीं, बल्कि दुश्मन को जवाब देने में सक्षम आधुनिक सेना बन रही थी। 1965 के बाद सेना में बड़े बदलाव शुरू हुए। हथियारों का आधुनिकीकरण, तोपखाने और बख्तरबंद रेजिमेंट्स को मजबूत किया गया। पाकिस्तान ने 47 के अंदर कबायलियों की आड़ में अपनी सेना को कश्मीर कैप्चर करने के लिए भेजा और उनको उसमें बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद 1965 में जब अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था और उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री को फाइटर जेट्स और पैटर्न टैंक जैसे अत्याधुनिक वेपन दिए थे, तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि क्यों ना इंडिया को सरप्राइज किया जाए और उसके ऊपर अटैक करके जितना एरिया वो कैप्चर कर सकते हैं वो कैप्चर करें। लेकिन ये भी यहाँ भी उनको उल्टे मुंह की खानी पड़ी और 65 के वार में भी पाकिस्तान सेना की बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई और हाजी पीर पास जो इंडियन आर्मी ने जीत दिया था, बाद में समझौते के तहत उसको पाकिस्तान को वापस दे दिया गया। लेकिन टर्निंग पॉइंट जो आया वो आया था 1971 में, जहाँ पे एक जिसको हम 71 वॉर या लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर भी बोलते हैं। वायुसेना और नौसेना के साथ संयुक्त अभियान की रणनीति पर जोर दिया। यही तैयारी 1971 में भारत की सबसे बड़ी सैन्य सफलता की नींव बनी। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हमला किया। इसके जवाब में भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर जवाबी अभियान शुरू किए। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने तेज गति से बढ़ते हुए पाकिस्तानी ठिकानों को घेरना शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने आसमान पर बढ़त बनाई, जबकि भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला बोल दिया और पाकिस्तान की समुद्री क्षमता को बड़ा झटका दिया। सिर्फ 13 दिनों के अंदर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान की पूर्वी कमान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। एक बांग्लादेश बना और एक पाकिस्तान जो अभी एक छोटे से देश में रह रहा है, जिसकी पॉपुलेशन इंडिया से 6 गुना कम है, एरिया 4.5 के करीब गुना कम है, लेकिन वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। 71 वॉर की जो सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान को हुई थी कि उनके 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया। दुनिया के लड़ाई के इतिहास में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और 1989 के करीब उन्होंने ऑपरेशन टोपैक इंडिया के खिलाफ छेड़ दिया, जिसमें उनका पर्पस था कि इंडिया को 1000 कट्स में 1000 एक्चुअली ब्लीड करना है। वो अभी भी जारी है। उम्मीद है पाकिस्तान के जो शासक हैं वो अपनी गलतियों को सुधारेंगे और दोनों देशों के बीच में अच्छे रिश्ते आएंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियर नेशन जो पूरी तरह ब्रिंक ऑफ डिजास्टर के ऊपर खड़ा है, उसका हमारे साथ लड़ाई रखना ज़्यादा नुकसानदेह है दोनों कंट्री के लिए। कहीं ना कहीं इनके बीच में रिश्तों के अंदर सुधार आएगा। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों और अधिकारियों ने हथियार डाल दिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पण में एक माना गया। इसके साथ ही बांग्लादेश का जन्म हुआ और भारत ने दुनिया को अपनी सैन्य क्षमता, रणनीति और नेतृत्व का लोहा मनवा दिया। 1965 और 1971 का ये सफर भारतीय सेना के आत्मविश्वास, आधुनिकीकरण और सैन्य संयुक्त अभियान का जीता जागता उदाहरण है।
1965 के युद्ध ने भारतीय सेना को नई दिशा दी और 1971 की जीत ने भारत को एक निर्णायक क्षेत्रीय सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यही वो दौर था जिसने आने वाले दशकों में भारत की आधुनिक सैन्य रणनीति और रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया। ब्यूरो रिपोर्ट। कभी भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर दूसरे देशों पर डिपेंड था, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। आसमान में तेजस, जमीन पर अर्जुन टैंक, सीमा पर पिनाका और ATAGS और आसमान की सुरक्षा के लिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। भारत लगातार अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को स्वदेशी बना रहा है। लड़ाकू विमानों से लेकर तोफ, रॉकेट सिस्टम, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी तक कैसे भारत ने स्वदेशी और उत्पादन की दिशा में लंबी छलांग लगाई, रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। एक वक्त था जब आधुनिक हथियारों के लिए भारत को विदेशी देशों की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन देश के वैज्ञानिकों, DRDO, डिफेंस PSUs और निजी उद्योग ने धीरे धीरे भारत में ही अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की नींव रखी। आज भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री कई ऐसे हथियार और सिस्टम बना रही है जो सेना की तीनों सेवाओं की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तेजस भारत के स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। LCA तेजस हल्का लड़ाकू विमान तेजस भारतीय एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता विकसित करना आसान नहीं था, लेकिन तेजस ने भारत को फाइटर एयरक्राफ्ट डिजाइन और प्रोडक्शन की दिशा में नई पहचान दी। LCA तेजस की खासियत रफ्तार और क्षमता। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सबसे छोटे और हल्के लड़ाकू विमानों में से एक है। डर्बी मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और आधुनिक रडार, इसमें हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा है। 1947 से लेके आज तक सशस्त्र सेनाओं ने हर फील्ड में बहुत तरक्की की है। युद्ध के मैदान में उन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया और साथ में आत्मनिर्भर बनने के फील्ड में, चाहे भारतीय सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, सभी ने एक बहुत अमिट योगदान दिया है। जब भारतीय सेना की बात करते हैं तो उसने जिस तरीके से अर्जुन टैंक बनाया, जिस तरीके से एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम बनाया, जिस तरीके से तमाम मिसाइलें जिसमें पृथ्वी, अग्नि, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल शामिल है, उसको इजाद किया, बनाया और सर्विस में इंडक्ट किया, वो काबिले तारीफ है। और साथ में अगर हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो एयरफोर्स ने भी देखिए एक तेजस का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तमाम एयर टू एयर मिसाइल डेवलप किया, एक एयर डिफेंस का अम्ब्रेला हिंदुस्तान को दिया, वो काबिले तारीफ है। और नेवी तो हर दिन तकरीबन नए नए तरीके के इक्विपमेंट इजाद कर रही है। बहुत सारे जंगी बेड़े बनाए हैं, वॉरशिप बनाया है, फ्रिगेट बनाया है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाया है, सब सरफेस लॉन्च मिसाइल इजाद की बनाया है। तो ये बड़े ही काबिले तारीफ काम किया है और अगले आने वाले कुछ समय में हिंदुस्तान देखिए तमाम तरीके के लेटेस्ट इक्विपमेंट अपने डिफेंस फोर्सेस में इंडक्ट करेगा। नाम जमीन का योद्धा, अर्जुन आसमान के बाद बात जमीन की। भारतीय सेना की आर्मर्ड कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया अर्जुन मेन बैटल टैंक। देश में विकसित यह टैंक भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। अर्जुन टैंक की खासियत 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल्ड गन है। 1400 हार्स पावर का शक्तिशाली डीजल इंजन 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से दौड़ सकता। थर्मल इमेजिंग और कंप्यूटर नियंत्रित फायर सिस्टम तेज गर्मी से लेकर बर्फीले और ऊंचे पहाड़ी में फिट। दुश्मन पर रॉकेट की बारिश। पिनाका दुश्मन के ठिकानों पर लंबी दूरी से भारी फायर पावर देने के लिए भारत ने विकसित किया। पिनाका मल्टी बाररेल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। एक साथ कई रॉकेट्स दागने की क्षमता वाला पिनाका भारतीय आर्टिलरी की ताकत को बढ़ाता है। पिनाका की खासियत, पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है। बैटरी कुछ ही सेकंड में 72 रॉकेट फायर शूट एंड स्कूट। हमला करो और भागो। मार्क 1 की रेंज करीब 40 किलोमीटर, मार्क 2 की रेंज 60 से 75 किलोमीटर, पिनाका वेरिएंट की रेंज 75 से
90 किलोमीटर। हिंदुस्तान ने इसमें पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर, तमाम ऐसे भागीदारों को इंक्लूड किया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया है, जिससे कि हम विश्व के बाजार में अपने आर्म्स, एम्यूनिशन और डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर सके, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो और हिंदुस्तान तरक्की की राह पे चले। हिंदुस्तान वैसे तो सभी चीजों में तरक्की कर रहा है, लेकिन डिफेंस का प्रोग्रेस अपने आप में काबिले तारीफ है। तोपखाने की ताकत, धनुष और ATAGS। भारतीय आर्टिलरी को आधुनिक बनाने की दिशा में धनुष और ATAGS महत्वपूर्ण स्वदेशी प्रणालियां हैं। ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को भारतीय जरूरतों के मुताबिक विकसित किया गया है। आसमान की सुरक्षा। आकाश युद्ध सिर्फ दुश्मन पर हमला करने का नाम नहीं, अपनी जमीन और सैनिकों को हवाई हमले से बचाना भी उतना ही जरूरी है। भारत ने इसी जरूरत के लिए विकसित किया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। यह भारतीय एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में स्वदेशी तकनीक की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ड्रोन पावर, और अब युद्ध का नया चेहरा है ड्रोन। सर्विलांस से लेकर टारगेटिंग और कॉम्बैट सपोर्ट तक ड्रोन्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत में सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट डिफेंस कंपनीज और स्टार्टअप्स भी स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तेजस से लेकर अर्जुन तक, पिनाका से ATAGS तक, आकाश से लेकर स्वदेशी रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी तक, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। कभी हथियारों का बड़ा आयातक रहा भारत, अब अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के दम पर आत्मनिर्भर बनने और दुनिया के डिफेंस मार्केट में अपनी जगह मजबूत करने की राह पर है। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।